लेजेंड पाई के फीस में आपका स्वागत है। जूलियस सीजर। आने वाला समय परीक्षा का है। कुल 3000 सैनिकों का जत्था निकल पड़ा है, बेपरवाह, केवल युद्ध की जरूरी सामान बांधे उत्तरी अफ्रीका की ओर। सैनिक जिनकी नज़र में उनका मार्गदर्शक ग्रेट अलेक्जेंडर से कुछ कम नहीं। ऐसा भरोसा और समर्पण सैनिकों का मनोबल जूलियस की प्रथम महत्वता है। जूलियस की पैदाइश और परवरिश एक रईस खानदान में हुई थी। अपने संस्कारों के चलते जूलियस की अपेक्षा थी कि बड़े होकर वो एक पुरोहित बने, लेकिन 16 साल की आयु में अचानक अपने पिता के निधन के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां जूलियस के कंधों पर आ पड़ी। जूलियस की पहली शादी का प्रस्ताव इन्हीं कुछ सालों के भीतर आया, रोम के महत्वशाली जमींदार सीना के परिवार से। एक ऐसा प्रस्ताव जिसका उपदेश जूलियस के लिए उसका राजनीतिक भविष्य बनाने की योजना थी। रोमन सभ्यता के इतिहास का ये समय लगातार सिविल वॉर का रहा है और शादी के कुछ वक्त में रोम के प्रभावशाली गुटों में जंग छिड़ चुकी थी। इनमें से एक भाग में जूलियस के करीबी संबंधी और ससुर शामिल थे। जूलियस के इन्हीं संबंधों के कारण उसके जानकारों की हत्या के बाद दूसरे गुट के नेता लुशियस कॉर्नेलियस सूला की मांग थी कि वो सीना के परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लें। फांसी की सज़ा की धमकी के बाद भी जूलियस अपने रिश्तों को कायम रखने की ठान चुका था। कहा जाता है कि यह निश्चय प्रेम की भावना से बढ़कर सूला के प्रति घृणा की भावना से था, जिसके चलते जूलियस फरार था। यहाँ रोमन जनता आपसी मुठभेड़ में फंसी हुई थी। वहीं जूलियस की माँ और करीबी संबंधियों की जान पहचान के जरिए सूला ने जूलियस पर लगे सारे आरोपों से उसे मुक्त किया। आरोपों से मुक्त होने के बाद जूलियस की पहली प्रतिज्ञा थी कि वो सेना में भर्ती हो, जिसके चलते उसकी राज्य के पूर्वी हिस्से में नियुक्ति हो गई। इन्हीं कुछ सालों के भीतर सूला मारा गया और रोम की राजनीतिक परिस्थिति चरमरा गई, जिससे सीख जूलियस ने अपने राजनेता बनने की पहल की। रोम वापस लौटने पर जूलियस ने कुछ वक्त एक वकील के तौर पर जनता की सेवा शुरू की, जिसके चलते उसकी जान पहचान सूला के लूटेनेंट पॉम्पी से हुई। पॉम्पी खुद एक प्रभावशाली व्यक्ति था और सूला के निधन के चलते रोम में फैले सूला के प्रति घृणा को ध्यान में रखते लोकप्रिय समर्थन की ओर मान्यता देना सही समझा। पॉम्पी और जूलियस की बढ़ती मित्रता के चलते पॉम्पी ने जूलियस के लिए दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा। जूलियस की पहली शादी की तरह ये भी एक राजनीतिक योजना थी। ये प्रस्ताव ऐसे वक्त में आया जब जूलियस अपने पहले चुनाव लड़ने की कगार पे था। अपनी नई पत्नी, जो खुद सूला की परपोती थी, सूला के समर्थकों में जूलियस के लिए समर्थन बनने में सफल रही। चुनाव के चलते जबरदस्त मुठभेड़ के बावजूद जूलियस को जनहित का समर्थन मिला और वो विजेता घोषित हुआ। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के बाद अपनी पहली जीत के उपरांत जूलियस स्पेन में नियुक्त हुआ। यहाँ अपने राजनीतिक प्रभाव के बलबूते पर रईस सेनेट क्रासिस की मदद के लिए उसने कई योजनाओं का गठन किया। इसके चलते जूलियस ने काफ़ी संपत्ति जुटा ली। अपनी सूझबूझ और बाहुबल के चलते जूलियस इम्परेटर के खिताब से सम्मानित हो कैपिटल रोम वापस लौटा।
इस बार जूलियस की नज़र काउंसिल के पद पर थी और एक बार फिर जूलियस के प्रतिद्वंदियों ने उसकी छवि पर कीचड़ उछालने की योजना की। वक्त और जनता का तकाजा जूलियस के साथ था और एक बार फिर वो विजय घोषित हुआ। काउंसिल के पद पर जूलियस ने गरीब तबके को उनका ज़मीनी हक दिलाकर पहल की। इससे आम रोमन नागरिकों की नज़र में जूलियस की छवि आसमान पर पहुंच चुकी थी। ये रोम के रईस और प्रभावशाली लोगों के लिए चिंता का विषय था, जो जूलियस की योजनाओं का दबाव झेल रहे थे। ज़मीनी हालात का जायज़ा ले जूलियस ने सबसे पहली ट्रायम्विरेट का गठन किया। इस भागीदारी में जूलियस, पॉम्पी और क्रासस शामिल थे। इन तीनों की साझेदारी और आम जनता के समर्थन के चलते रईस रोमन नागरिकों का जूलियस को उसके पद से हटाने का जतन नाकामयाब हुआ। जिम्मेदारियों के बंटवारे के बाद जूलियस गाउल में नियुक्त हुआ और आने वाले अगले 8 साल वो अपनी ज़िंदगी के सबसे महत्वशाली योगदान देगा मिलिट्री वॉरफेयर की बढ़ोतरी में, यहाँ तक कि अपनी खुद की सेना खड़ी करने की सफल योजना करेगा। रोमन इतिहास का ये समय ताकतवर गुटों के बीच खींचतान का रहा है, जो घूम फिर के सिविल वॉर में तब्दील होती थी। ट्रायम्विरेट बीते 10 साल तक कामयाब थी शांति बरकरार रखने में, लेकिन केवल क्रासस की मौत तक। क्रासस की जंग में मृत्यु के बाद पॉम्पी और जूलियस के बीच मनमुटाव शुरू हो गया, जिसका परिणाम था जंग। सेनेट को पूरी तरह से अपने काबू में करने के बाद पॉम्पी की मांग थी कि जूलियस अपनी जिम्मेदारियों को त्याग रोम एक आम नागरिक बन के वापस लौटे। जूलियस को यकीन था कि ऐसा करने पर या तो वो गिरफ्तार होगा या फिर मार डाला जाएगा। जूलियस ने अपनी सेनाओं को तैनात कर रूबिकन नदी से हमला करने का आदेश जारी किया, एक ऐसे समय पर जब मौसम की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी। जूलियस की गाउल में उपलब्धियों के चलते वो रोमन नागरिकों के बीच मशहूर जनरल साबित हो चुका था। जूलियस की सेना को आता देख सैनिक अपने हथियार डाल बिना मुठभेड़ जूलियस को रास्ता देते रहे। जूलियस का रुतबा देख पॉम्पी इटालियन पेनिनसुला के दक्षिणी क्षेत्र की ओर पलायन कर वहां अपना बाहुबल जुटाने लगा। आखिरकार जब जूलियस और पॉम्पी का सामना हुआ, जूलियस के पास 22,000 सैनिकों का बाहुबल था, वहीं पॉम्पी के पास 47,000 की बड़ी सेना थी। जंग में पहाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित पॉम्पी की सेना के पास स्थानीय प्रभाव की उपलब्धि थी, पर जूलियस की सेना ज़्यादा अनुभवी थी। पॉम्पी की सेना के सबसे महत्वशाली घोड़सवारों के जत्थे को भालों से तहस नहस करने के बाद जूलियस की सेना ने पूरी जान झोंक दी और आखिरकार विजय घोषित हुई। अपनी सेना को हारता देख पॉम्पी एक बार फिर फरार हुआ, इस बार इजिप्ट की ओर। पॉम्पी को इजिप्ट में पा इजिप्ट का राजा टॉलमी 13 दुविधा में था। उन्हें चल रही जंग की सूचना थी और सीजर के आक्रोश से बचने के लिए उन्होंने पॉम्पी का सर कलम कर सीजर को भेंट दी। ये कार्य से उल्टा बात और बिगड़ गई और सीजर ने इजिप्ट पे हमला कर टॉलमी की बहन क्लियोपैट्रा को राजगद्दी की नई हकदार बना दिया। उत्तरी अफ्रीका में सफलतापूर्वक जीत हासिल करने के बाद जब जूलियस रोम वापस लौटा तो समय त्योहार का था। जूलियस की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, जिसमें हर रोमन नागरिक आमंत्रित था। इसी शोरगुल से अलग बंद कमरों में जूलियस की मौत की साजिश भी रची जा रही थी। एक ऐसी साजिश जिसमें लगभग पूरी सेनेट शामिल थी। ज़्यादातर ऐसी बातें गुप्त नहीं रहती और इसका संकेत जूलियस को बार बार मिल रहा था, लेकिन जश्न के माहौल में वो इन्हें नज़रअंदाज करते रहा। सेनेट में शामिल ज़्यादातर वो लोग थे जिन्हें सीजर की नीति तहत
क्लेमेंसी जारी की गई थी। ये गुट पॉम्पी की हत्या को लेकर नाराज था और बदला चाहता था। कहा जाता है कि एक पुरोहित ने भविष्यवाणी कर जूलियस को संकेत दिया था कि मार्च का महीना जूलियस के लिए बहुत बुरा समय लाएगा। संयोग कहो या नियति, वही पुरोहित जूलियस की मौत के कुछ पल पहले मिला, जिसकी भविष्यवाणी जूलियस हास्यमय तरीके से नकारते अपने सेनेट के सम्मेलन में पहुंचा। यही वो वक्त था जब जूलियस के सारे साथियों ने उसे घेर एक के बाद एक चाकू मारा। जूलियस को 23 बार चाकू घोंपा गया, जिसमें से आखिरी बार जूलियस के सबसे करीबी मित्र ब्रूटस ने किया था। जूलियस ने अपने कार्यकाल में हमेशा अपने आप को अपने प्रतिद्वंदियों से ऊपर देखा और यहाँ उसने अपनी आखिरी सांस ली पॉम्पी की विशाल मूर्ति के करीब।